हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी कुछ टर्म पूछी गई हैं, जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है और वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया है। और साथ में ये बोला गया है कि ये सब के सब स्पेक्ट्रा एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन खासतौर पर पूछा गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी टाइम एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, काफी टाइम के हर बार ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। वाइब्रेशनल से, रोटेशनल से, इलेक्ट्रॉनिक से और वाइब्रेशनल और रोटेशनल से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, तो पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान लेते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ आके इंटरेक्ट करती है, तो जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई एक मैटर है और इस मैटर के ऊपर मैंने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे इंसिडेंट करूंगा तो वो जाके इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट करने के बाद जब वो स्क्रीन के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, अपने को स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होगा। और जब हम उस स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स या मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे बनता है स्पेक्ट्रा, और जब उस स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करेगी एक मॉलिक्यूल्स के साथ, और मॉलिक्यूल्स के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या होगा, एक स्पेक्ट्रा बनेगा। और उस स्पेक्ट्रा के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सी टर्म पूछी गई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब इन दोनों का बड़ा रोल रहने वाला है। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते, इनके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक है, और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये शो करते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है। ठीक है, पहले तो इनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और बाद में इनका जो रीजन है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है और वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इन चारों स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे और ये चारों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं पहले इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डाया का मतलब होता है दो, जो दो एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, होमोन्यूक्लियर, दूसरा हेटेरोन्यूक्लियर। ठीक है, अब होमोन्यूक्लियस के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है ये क्या होता है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे अपने पास N2 है या फिर अपने पास जो H2 है या फिर O2 है, ये सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इनका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर होता है और इनका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है वो क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, अब थ्योरी में क्या लिखना है अपने को, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज ए स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ टू एटम्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, अपने पास दो एटम होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया था N2 है, O2 और O2, N2 H2 O2। ठीक है, और ये दोनों एटम बिल्कुल सेम होते हैं। इन दोनों एटम का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ, जैसे H2 का बनाऊँ, तो ये मेरे पास एक H है, ये मेरे पास दूसरा H है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, बॉन्ड की कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ भी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, इफ टू एटम फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर, मतलब अगर सेम एटम से मिलके अगर बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायटोमिक बोलेंगे। अगर सेम दो एटम से मिलके बना हुआ है तो द मॉलिक्यूल्स इट्स सेड टू बी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इसमें एग्जांपल आता है H2 का है, या
H2 का है, O2 का है और N2 का है, Cl2 का है, ये किस में आएंगे अपने पास, होमोन्यूक्लियर में आएंगे। और होमोन्यूक्लियर में अपने पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि रोटेशन जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो क्यों नहीं करते, तो इसका रीजन अब यहाँ पे आएगा क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब वही मॉलिक्यूल्स से वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर आर सेम। अब इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम है तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। वही मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। बोले तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मेरे पास है HCl, ठीक है। तो H पे यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, Cl पे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होता है, और इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो ये मॉलिक्यूल शो करेगा। अब अपने पास ये जो H2 है ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की। हीट्रो का मतलब होता है अलग अलग, जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट्रो बोलते हैं। अब हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हमने बात की HCl की, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे हमने इसके एग्जांपल HCl, NaCl, BCl, KCl, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। अब द मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है तो ये जो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, और जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है ये दोनों शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक जो होमोएटॉमिक और हीट्रोएटॉमिक का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन है वो भी एक बार बता देते हैं जो थ्योरी में आपको लिखनी है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने के बाद उसका बनता है स्पेक्ट्रा, और जब उस स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, एंड मैटर विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। और जब वो इंटरेक्ट करती है तो इंटरेक्ट करने के बाद स्पेक्ट्रा बनता है, और उस स्पेक्ट्रा की हेल्प से अपने को उस मैटर का या उस मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट तो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में अपने को क्या पढ़ना है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इन सब को हम एक दूसरे से जोड़ के रिलेट करके और फिर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे ये जो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ये स्पेक्ट्रा है इनके बारे में पढ़ना है। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उस मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट होता है। वहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है, वाइब्रेशन और रोटेशन ये भी देखने को मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब वाइब्रेशनल कब मिलेगा, रोटेशनल कब देखने को मिलेगा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ये सब अलग अलग स्पेक्ट्रा अपने को कब कब देखने को मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन ने उस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि कौन सा स्पेक्ट्रा अपने को शो होगा, वाइब्रेशनल शो होगा, रोटेशनल शो होगा, या वाइब्रेशनल रोटेशन दोनों शो होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। अब इस चीज को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स लेके चलेंगे, एक तो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल्स लेके चलेंगे, एक एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल्स लेके चलेंगे। जैसे हमने मान लिया ये अपने पास एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इस टाइप से, और इसको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया न्यू प्राइम से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद ये तो क्या है एक्साइटेड स्टेट के, अब अपने को चाहिए ग्राउंड स्टेट के, तो ग्राउंड स्टेट के हम यहाँ पे मान लेते हैं
ग्राउंड स्टेट के थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गैप थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आप जो बताने वाले हैं। अब इसको हमने बोल दिया न्यू, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब हम इन एनर्जी लेवल्स में देखेंगे कि वाइब्रेशनल शो कब होगा, रोटेशनल शो कब होगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल कब होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल्स जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, और ये जो इंडिविजुअल आप देख रहे हो ये क्या है अपने पास, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है, इसका मतलब क्या है और उसकी ट्रांजिशन कहाँ होती है। अब अगर अपने पास ट्रांजिशन मान लिया इस लेवल से, ये वाला जो लेवल्स है इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया 1 2 3 इस टाइप से, अगर इस लेवल से ट्रांजिशन कहाँ पे होती है, इस लेवल पे होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास क्या है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसको हम लिखेंगे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अगर एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल के ऊपर ट्रांजिशन होती है, उस टाइम जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो रहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेंगे, और उस टाइम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम इसको बोलेंगे यहाँ से ट्रांजिशन अगर इस ऊपर वाले लेवल्स पे होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर अपने पास कितने सारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास कितने सारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं, और एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी होते हैं। ठीक है, अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में कुछ इस टाइप से लाइन होंगी। ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करके बताती है, लाइन रिप्रेजेंट करके बताती है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, अब अगर इन ट्रांजिशन इनके अंदर होती है, ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे हुई, तो इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे, ये जो बड़ी लाइन है, इन बड़ी लाइन के बीच में ये जो छोटी लाइन के बीच में ट्रांजिशन होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या देंगे, अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल को फिक्स कर दूँ, ठीक है, और रोटेशनल जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें ट्रांजिशन कर दूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है, हालांकि हम इनको इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, ये तो मतलब एक डायग्राम की हेल्प से हमने तीनों को एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होती है रोटेशनल को फिक्स करके, तो उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे। वाइब्रेशन को फिक्स कर दूँ, रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन होती है, लोअर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे। याद रखने की जो बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं, और एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मेरे पास ये एक, मान लिया कोई भी HCl का अपने पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जो इनिशियली क्या है, आइसोलेटेड है। इनिशियली अपने पास आइसोलेटेड का मतलब इस पे बाहर किसी चीज़ का कोई भी इफेक्ट, बाहर का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस HCl के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करता हूँ, इंसिडेंट करता हूँ, तो इस HCl के, इस मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका अब चेंज का हैमिल्टोनियन अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इसके चेंज का हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, पहला तो इसका जो अपने पास जब ये आइसोलेटेड स्टेट में था उसका हैमिल्टोनियन होगा जैसे। ठीक है, तो जो आइसोलेटेड स्टेट में इसका हैमिल्टोनियन क्या मान लिया हमने, H0। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करूंगा तो इसका जो हैमिल्टोनियन है उसके अंदर जो परटर्बेशन टर्म है, जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन वाली जो टर्म है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण इसके अंदर ऐड होगी, वो भी तो आएगी। अब वो कौन कौन सी है, वो तो अपने पास एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा की होगी और दूसरा कौन सी होगी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक तो हमने लिख दिया इस हैमिल्टोनियन के अंदर हमने एक ऐड कर दिया HV।
ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जो चेंज होगा उसके कारण एक स्मॉल सी कंट्रीब्यूशन टर्म इसके अंदर जो अपने पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, और एक टर्म और भी तो ऐड होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो वहां पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दोनों के अंदर चेंज होता है। तो एक टर्म वाइब्रेशन की ऐड होगी और एक टर्म रोटेशन की ऐड होगी। तो जो रोटेशन के कारण जो हैमिल्टोनियन ऐड होगा उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, HR से डिनोट कर दिया। ये उस मॉलिक्यूल्स का टोटल हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। मतलब जब ये ग्राउंड स्टेट में था, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने इसके ऊपर नहीं फॉल कर रखी थी, उस टाइम सिस्टम का हैमिल्टोनियन ये था अपने पास, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने इसके ऊपर फॉल की तो उसके अंदर एक वाइब्रेशनल की टर्म ऐड हो जाएगी और एक रोटेशनल की टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो अपने पास एक वाइब्रेशनल लेवल है, इस एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर तकरीबन 110 या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने पास रोटेशनल एनर्जी लेवल से आ सकते हैं। एक वाइब्रेशनल लेवल में 110 के आसपास रोटेशनल एनर्जी लेवल से आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आना पड़ेगा एग्जाम में। उसके बाद हम चलते हैं ये जो स्पेक्ट्रा है इनके बारे में इंडिविजुअली थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या बोलेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जैसे अब हमने वहाँ पे बताया था, अगर मैं वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा है उसको फिक्स कर दूँ और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा अब ऑब्जर्व कब होता है, ठीक है। हमने क्या बोला था, किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो वहां पे ये सब स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। अब कौन से, अगर मेरे को रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है तो कौन से रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं इसके ऊपर फॉल करूं, तो जो फार इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड से आगे की, और या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, जो माइक्रोवेव रीजन की अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैं किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करता हूं तो वहां पे अपने को रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में ही शो होता है। कब शो होगा, जब फार इंफ्रारेड लाइट किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर डालूंगा, मतलब इंफ्रारेड से आगे की जो वेवलेंथ है या सॉरी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है मैं इस पर डालूंगा तब देखने को मिलेगा। दूसरा माइक्रोवेव रीजन के अंदर भी माइक्रोवेव रीजन की अगर लाइट किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं तो अपने को क्या मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। अब जो हीटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं क्योंकि इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इफ ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल कोरस्पोंडिंग टू फिक्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को फिक्स करके मैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलूँगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया था, जैसे मेरे पास एक वाइब्रेशनल लेवल ये है, दूसरा वाइब्रेशनल लेवल ये है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे रोटेशनल लेवल हैं, ठीक है। तो अब ये वाइब्रेशनल लेवल तो मैंने फिक्स कर दिया, अब रोटेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक। उसके बाद अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इनके जो एनर्जी गैप है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बीच में जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बीच में, मतलब ये मेरे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इनके बीच में गैप कितना होगा एनर्जी का, द एनर्जी लेवल बिटवीन रोटेशनल लेवल इज अराउंड अप्रोक्स डाटा है ये, ठीक है, 10⁻³ टू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इनके बीच में एनर्जी का बैंड गैप होता है, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल कोरस्पोंडिंग टू वाइब्रेशनल लेवल, एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्पेक्ट्रा है वो है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब शो होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब शो होता है जब मैं विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट जब किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करता हूं तो वहां पे क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है वहां से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब ये एब्जॉर्प्शन में भी अपने को देखने में मिलेगा और एमिशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। अब एक्साइटेड स्टेट का कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा सकता है, ग्राउंड स्टेट पे भी जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो अपने को एब्जॉर्प्शन में भी देखने को मिलेगा और एमिशन में भी देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलता है, जब विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करता हूँ तब, ठीक है।
तो यहाँ पे यही बता रखा है। उसके बाद एनर्जी गैप कितना बता रखा है, यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके तकरीबन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका गैप होता है, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में हम क्या बता सकते हैं भाई, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अगर मैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को फिक्स कर दूं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करवा दूं इलेक्ट्रॉन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे। एनर्जी गैप कितना होता है इनमें, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है किसमें, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। अब यहाँ पे बता रखा है देयर इज लार्ज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कोरस्पोंडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक लेवल। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे अपने पास जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है इसके बारे में, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि अपने पास जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये किसमें, IR रीजन के अंदर शो होता है, ठीक है, और ये एब्सॉर्प्शन में ही शो होगा, ठीक। उसके बाद ओनली जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं वही इसको शो करते हैं, मतलब जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वही इसको शो करेंगे, लाइक HCl है, H2 है। जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको शो नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें एक टर्म और ऐड कर सकते हैं हम। अब इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एक बार मैं इसका लिख देता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ ट्रांजिशन occurs between रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, आप लिख ही लेना, मैं बोल देता हूं। इफ ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन रोटेशनल लेवल्स कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल, दिस दैट इज कॉल्ड रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये था अपने पास जनरल इंट्रोडक्शन किसका, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और साथ में इसमें जो अलग अलग अपने पास ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर, साथ में ये जो वाइब्रेशनल रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कोई मॉलिक्यूल्स कैसे शो करता है और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, वो हमने एक डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करके बता दिया। और साथ ही ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थे उस पे एक अलग यूनिट थी, रोटेशनल पे अलग थी। तो एक क्वेश्चन वाइब्रेशनल से आता था, एक रोटेशनल से आता था, एक वाइब्रेशनल और रोटेशनल से, और एक इलेक्ट्रॉनिक से आता था, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वाइब्रेशनल और रोटेशनल या फिर ये जितने भी स्पेक्ट्रा अगर इनके बारे में डीपली स्टडी करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एटॉमिक की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको ये बहुत डीपली एक्सप्लेन करके बता रखे होंगे, ठीक है। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।